नमस्कार साथियों, आप इस वीडियो में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा संचालित उल्लास नव भारत कार्यक्रम के तहत असाक्षरों तथा शाला अप्रवेशी, शाला त्यागी, अनियमित बच्चों के सर्वे हेतु फॉर्म भरने की जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर्म भरते समय आप कुछ महत्वपूर्ण शब्द पाएंगे। आइए सबसे पहले हम उन शब्दों के अर्थ जानते हैं। 1. सर्वेक्षणकर्ता अर्थात आप सब जो सर्वे के लिए घरों में जाएंगे। 2. साक्षात्कारदाता यानी घर का वह सदस्य जो आपको परिवार की जानकारी देंगे। 3. अप्रवेशी का अर्थ ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए या जिनका दाखिला कभी नहीं हुआ। 4. शाला त्यागी अर्थात ऐसे बच्चे जो स्कूल में दर्ज थे परंतु अब स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। 5. अनियमित छात्र यानी जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। आइए अब हम इस फॉर्म के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पार्ट ए में आप क्षेत्र की जानकारी हेतु प्रश्न पाएंगे, जैसे विकासखंड का नाम, पंचायत, गांव का नाम इत्यादि। पार्ट बी में आपको परिवार की जानकारी भरनी है, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, मुखिया का व्यवसाय, भाषा, जाति इत्यादि। पार्ट सी से पार्ट ई तक आप 18 वर्ष से छोटे बच्चों की जानकारी भरेंगे जो अप्रवेशी, शाला त्यागी, नियमित, अनियमित की श्रेणी में आएंगे। अंतिम पार्ट एफ में ही आप 18 वर्ष से बड़े असाक्षर लोगों की जानकारी देंगे। चलिए अब हम फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। फोटो में दिखाए अनुसार पहले बॉक्स में आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। बाकी जानकारी जैसे विकासखंड, ग्राम पंचायत, गांव, पारा, संकुल का नाम में आप जिस घर में आप सर्वे करने जाएंगे वहां की जानकारी भरेंगे। ध्यान रहे यहाँ संकुल का संबंध शिक्षा विभाग से है। अगर आपको संकुल का नाम नहीं पता है तो संकुल के नाम वाले बक्से को खाली छोड़ देंगे। अब हम पार्ट भी परिवार की जानकारी भरेंगे। इसमें सबसे पहले साक्षात्कारदाता मतलब जो हमें परिवार की जानकारी देंगे, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनकी आयु लिखेंगे। इसके बाद परिवार में सदस्यों की संख्या से संबंधित भाग को भरेंगे, जिसमें 18 साल से ऊपर के सदस्यों की संख्या, पुरुष सदस्य कितने हैं, महिला सदस्य कितनी है और उनकी कुल संख्या लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार परिवार में बच्चों की संख्या, कितने बालक है, कितनी बालिकाएं हैं और उनका कुल योग लिखेंगे। इसके बाद मुखिया का व्यवसाय, भाषा, जाति, लिंग के आगे बॉक्स बने हुए हैं, उन बॉक्स में दी गई जानकारी के अनुसार टिक करेंगे। आर्थिक वर्गीकरण में बीपीएल का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे, ऐसे ही एपीएल का मतलब है गरीबी रेखा से ऊपर। आप दोनों विकल्पों में से मिली जानकारी अनुसार टिक करेंगे। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो हाँ में टिक करेंगे और अगर नहीं है तो नाम टिक करेंगे। इसके बाद उनसे पूछें कि क्या वो पढ़े लिखे हैं। अगर हाँ कहेंगे तो उनसे पूछें कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है और जो जानकारी मिलेगी उसको बक्से में लिखेंगे। अगर वो कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे पूछेंगे कि क्या कारण थे जिस वजह से आपने पढ़ाई नहीं की। फिर उस कारण को फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या कोई परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है। अगर वो हाँ कहेंगे तो उनसे पूछे कि किस प्रकार के दिव्यांग है। आपकी सहायता के लिए दिव्यांग की श्रेणी का बॉक्स बना हुआ है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अगर सदस्य ने बताया कि परिवार में कोई भी दिव्यांग नहीं है तो आप ना में टिक करेंगे और अगले पार्ट सी की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखें, पार्ट सी, पार्ट डी तथा पार्ट ई में आपकी सहायता के लिए दो बॉक्स बने हुए हैं। आप आवश्यकता अनुसार उचित विकल्पों को चुनकर फॉर्म भरेंगे। पार्ट सी यानी अप्रवेशी बच्चों की जानकारी। इस पार्ट में सबसे पहले आप पूछेंगे कि क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया या जिसका एडमिशन स्कूल में कभी नहीं हुआ। अगर वो ना कहेंगे तो आप ना में टिक करेंगे और आप पार्ट डी की तरफ बढ़ेंगे। अगर वह हाँ कहेंगे तो आपको पार्ट सी की जानकारी भरनी है। सबसे पहले आप पूछिए कि बच्चे का नाम क्या है, फिर उसका लिंग और उसकी आयु पूछेंगे। फिर पूछें कि क्या वह दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। अगर हाँ कहेंगे तो दिव्यांग की श्रेणी में उपस्थित विकल्पों में से श्रेणी को चुनेंगे। ध्यान रखें, अगर वो ना कहेंगे तब आप किस प्रकार की श्रेणी वाला बक्सा को खाली छोड़ देंगे। अंत में उनसे पूछें कि आपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराया। उनसे प्राप्त उत्तर को कारण वाले बक्से में देखेंगे और सही विकल्प जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी
या अन्य वाले विकल्प को लिखेंगे। अगर परिवार में एक से ज्यादा अप्रवेशी बच्चे हैं तो अन्य बच्चों की जानकारी भी इसी तरह भरेंगे। इसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों को पूछेंगे। इस सदस्य से पूछेगा कि क्या नज़दीक स्कूल द्वारा इन बच्चों को भर्ती कराने के लिए कोई कोशिश किया गया। प्राप्त उत्तर को हाँ या ना में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर उनसे पूछें कि क्या बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं। हाँ या ना में टिक करेंगे। यहाँ यदि हाँ कहेंगे तो पूछिए कि क्या आपके बच्चों को आश्रम या हॉस्टल की सुविधा चाहिए या फिर एडमिशन से संबंधित कोई मदद चाहिए। प्राप्त उत्तर को आवासीय सुविधा और नामांकन संबंधी बक्से के सामने टिक करेंगे। अगर सदस्य कहते हैं कि उनको अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना ही नहीं है, तब आप उनसे इसका कारण पूछेंगे और प्राप्त उत्तर को, यदि नहीं तो विवरण साझा करें, वहां लिखेंगे। अब हम पार्ट डी शाला त्यागी बच्चों की जानकारी भरेंगे। सदस्य से पूछिए क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पहले स्कूल जाता था पर अब वह स्कूल नहीं जाता। यदि सदस्य ना कहेंगे तो हम ना में टिक करेंगे और पार्ट ई की तरफ बढ़ेंगे। यदि सदस्य कहते हैं कि शालात्यागी बच्चा घर में उपस्थित है, तब हम पार्ट डी की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले बच्चे का नाम, लिंग और आयु पूछिए। इसके बाद पूछें कि बच्चा कब से या कौन से साल से स्कूल नहीं जा रहा है। प्राप्त उत्तर को लिखें। फिर पूछें कि बच्चा कौन सी कक्षा तक पढ़ा है। प्राप्त उत्तर को लिखेंगे जैसे पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि। फिर उनसे पूछें कि क्या बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है। यदि हाँ तो आपकी मदद के लिए दिव्यांग की श्रेणी का बक्सा बना हुआ है, उसकी मदद लें और सही विकल्प का चयन करें। यदि बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आता है तो ना लिखेंगे और अगला बक्सा, यदि हाँ तो किस प्रकार की श्रेणी, उस बक्से को खाली छोड़ देंगे। फिर सदस्य से पूछें कि किस कारण बच्चा स्कूल जाना छोड़ दिया है। उनसे प्राप्त उत्तर के अनुसार कारण वाले बक्से में से सही विकल्प चुनकर भरेंगे। यदि परिवार में एक से अधिक शालात्यागी बच्चे हैं तो अन्य बच्चों की जानकारी भी इसी तरह भरेंगे। सभी शालात्यागी बच्चों की जानकारी पार्ट डी के टेबल में भरने के बाद आप सदस्य से कुछ सवाल करेंगे। क्या नज़दीकी स्कूलों ने बच्चों को वापस स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई कोशिश किया। यदि हाँ उत्तर रहा तो हाँ के बक्से में टिक करेंगे और उसके नीचे किस प्रकार का प्रयास किया गया उसका उत्तर लिखेंगे। फिर उनसे पूछें कि अगर मौका मिले तो क्या वापस से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। यदि उत्तर हाँ मिलेगा तो हाँ में टिक करेंगे और उनसे पूछें कि क्या उन्हें हॉस्टल की या एडमिशन संबंधित या फिर कोई अन्य मदद की आवश्यकता है। सदस्य के उत्तर के अनुसार आश्रम सुविधा या नामांकन सुविधा में टिक करेंगे और कोई अन्य सुविधाएं चाहिए तो उसको लिखेंगे। यदि सदस्य कहता है कि उसको बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कराना है तो उसका कारण पूछेंगे और उसको अंतिम लाइन में लिखेंगे। इस प्रकार पार्ट डी शालात्यागी बच्चों की जानकारी पूरी होती है। अब सदस्य से पूछिए क्या घर में ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल में आपने दाखिला कराया है और अभी उनका नाम स्कूल में दर्ज रहे हैं। यदि उत्तर हाँ मिलेगा तो हम पार्ट ई में बच्चों की जानकारी भरना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बच्चे का नाम, लिंग, उसकी आयु और किस कक्षा में पढ़ता है उस जानकारी को भरेंगे। फिर उनसे पूछिए क्या बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है या नहीं। अगर वह रोज स्कूल जाता है तो नियमित लिखेंगे, नहीं तो अनियमित लिखेंगे। फिर सदस्य से पूछिए क्या बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या निजी स्कूल में पढ़ता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉर्म में उत्तर लिखेंगे। अब पूछिए क्या यह बच्चा आश्रम में भर्ती है या घर से स्कूल जाता है। अगर आश्रम में है तो आवासीय लिखेंगे, अन्यथा गैर आवासीय। आपकी सहायता हेतु 2 बक्से हैं जिसमें नियमितता की श्रेणी दी गई है, जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है, अधिकांश दिन में स्कूल जाता है, कभी कभी या बहुत कम स्कूल जाते हैं। ध्यान रखें, अगर बच्चा नियमित की श्रेणी में है तो वह प्रतिदिन स्कूल जाएगा, अन्यथा आप अनियमित के लिए दूसरे विकल्प बी सी डी का चयन करेंगे। इस टेबल के अंत में अनियमितता का कारण लिखना है, जिसके विकल्प अनियमितता के कारण वाले बक्से में मिलेंगे। सदस्य से मिले कारण के अनुसार सही विकल्प चुनें। ठीक इसी प्रकार अगर और बच्चे हैं तो उनकी जानकारी भी भरेंगे। इसके पश्चात आप सदस्य से कुछ सवाल करेंगे और प्राप्त जानकारी को फॉर्म में दर्ज करेंगे।
आप सदस्य से पूछें क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना जारी रखेंगे। हाँ या ना में उत्तर का चयन करेंगे। फिर पूछिए कि एक माता पिता के रूप में आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं जानने के लिए आप स्कूल जाते हैं, अगर जाते हैं तो कितनी बार जाते हैं, उस विकल्प का चयन करेंगे। अगर कभी नहीं जाते तो कभी नहीं को टिक करेंगे। फिर सदस्य से पूछें क्या शिक्षक स्कूल और बच्चों से संबंधित कोई जानकारी बताने के लिए आपको स्कूल बुलाते हैं या आपके घर आके जानकारी देते हैं। हाँ या नहीं उत्तर को टिक करेंगे। अगर उत्तर हाँ है तो उसके सामने उपस्थित विकल्पों का चयन करेंगे। अब सदस्यों से पूछें कि एक माता पिता के रूप में आप स्कूल या शिक्षक में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। प्राप्त जानकारी को फॉर्म में दर्ज करेंगे। सर्वे के दौरान अगर आपको लगता है कि परिवार की स्थिति या कोई अन्य जरूरी जानकारी देना हो तो आप सर्वेक्षणकर्ता द्वारा टिप्पणी में उसे लिखेंगे। इस तरह हमने 18 वर्ष से कम के सभी बच्चों की जानकारी एकत्र कर लिया है। अब हम सर्वे फॉर्म के अंतिम पार्ट एफ उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को भरेंगे। ध्यान रखें यह भाग सिर्फ 18 या 18 साल से ऊपर की आयु के लिए है। इस सदस्य से पूछें क्या घर में 18 साल से अधिक आयु के हस्ताक्षर हैं और यदि उनका जवाब नहीं है तो ना में टिक करेंगे। यदि उनका जवाब हाँ है तो हम टेबल की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले हस्ताक्षर का नाम, फिर पिता या पति का नाम, फिर माता का नाम, लिंग, आयु, जाति की जानकारी भरेंगे। यदि व्यक्ति विवाहित है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि व्यक्ति दिव्यांग है तो वहाँ और नहीं है तो ना लिखेंगे। अब व्यक्ति के आधार कार्ड की संख्या दर्ज करेंगे। ध्यान रखें आधार कार्ड की संख्या 12 डिजिट की होती है तो ध्यानपूर्वक सही जानकारी भरेंगे। इसके बाद व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखेंगे। यदि व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य जिसके पास मोबाइल है उस नंबर को लिखेंगे। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोबाइल नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर लेंगे जिनके द्वारा उस परिवार से संपर्क संभव हो सके। इसके बाद आईडी कार्ड की जानकारी लेंगे। व्यक्ति के पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड और मतदाता कार्ड है तो मतदाता कार्ड लिखेंगे। अब आईडी कार्ड क्रमांक में को आईडी ली गई है उस आईडी का क्रमांक या नंबर लिखेंगे। अगर परिवार में और भी हस्ताक्षर व्यक्ति है तो इसी तरह उनकी भी जानकारी पूरी भरेंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फॉर्म पर ओवरराइट न करें। एक ही परिवार में 2 बार सर्वेक्षण न करें। सर्वेक्षण करते समय अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो सर्वे अगले दिन करें। अपनी टीम के सदस्यों के साथ घर का बंटवारा करें, गांव स्तर पर। सर्वे की ये जानकारी किसी के साथ साझा न करें। भौतिक प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखें। आगे निर्देश मिलेंगे तब निर्देशानुसार आप फॉर्म जमा करेंगे। पूरे फॉर्म को हिंदी भाषा में ही भरें। फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।